नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। एक बार फिर से हम बिहार की राजनीति में चल रहे भूचाल पर बात करने आए हैं। जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट की तरफ से कल यानी बृहस्पतिवार को रोक लगा दी गई है और ये कहा गया है कि ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उसके बाद तमाम तरह के विवाद शुरू हो गए हैं। सरकार कह रही है कि हम करना चाहते हैं, विपक्ष कह रहा है कि हम हाँ ना किसी भी स्थिति में नहीं है। राजद की तरफ से क्या बयानबाजी हो रही है और एक पिछड़ा नेता के तौर पर पिछड़ा समाज क्या सोचता है, ये एक पिछड़ा नेता से बेहतर शायद कोई ना बता पाए। इसी सिलसिले में हम आज लालगंज प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष और बसंता जहानाबाद के मुखिया गणेश राज जी से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बतौर मुखिया, बतौर जनप्रतिनिधि, बतौर एक पिछड़े समाज के नेता के तौर पे जातीय जनगणना के महत्व को किस तरीके से देखते हैं और इस फैसले पर उनका क्या कहना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। आपको भी धन्यवाद। सीधा सवाल यही है कि जातीय जनगणना पर सरकार ने रोक लगा दी है, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या इस फैसले से कितना सहमत है? देखिए, अभी जो न्यायालय का फैसला है इससे मैं सहमत नहीं हूँ और न्यायालय का सम्मान भी करता हूँ। क्योंकि इसलिए सहमत नहीं हूँ कि जो आर्टिकल 340 में जो अधिकार मिला आज तक उससे हम वंचित हैं। क्योंकि मंडल आयोग की सिफारिश 1991 में लागू की गई। पहले भी जातीय जनगणना होती थी 1881 से 1931 तक अंग्रेजों के समय में जातीय जनगणना होती थी। और जातीय गणना जो पिछले 1911 में भी जो हमारे यहाँ जो गणना हुई थी उसमें आर्थिक और जातीय सब कुछ था, फिर भी फिगर नहीं लाया गया। और आज वही न्यायालय ने क्या कहा कि यदि फिगर नहीं तो क्यों, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सेंसस भारत सरकार करती है, क्या बिहार सरकार नहीं करेगी? क्या बिहार भी का जो तो है, बिहार भी तो करेगी, सरकार के अधिकार क्षेत्र में तो है। कोर्ट तो यही कह रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पर जब ये पहली बार अपील किया गया तो सीधे बोल दिया कि हम नहीं जानते, पहले हाई कोर्ट से जाओ पूछो। हाई कोर्ट ने कहा कि जनगणना करना राज्य का काम नहीं है, इस पे केंद्र का काम है, केंद्र तय करेगा। हम जाति आधारित गणना कर रहे थे, हम कहाँ जनगणना कर रहे थे? जनगणना तो भारत सरकार करेगी, हम तो जाति आधारित गणना कर रहे थे ना। तो नाम तो जनगणना का ही दे रहे थे ना। जाति आधारित गणना हम कहाँ कर रहे हैं? सर्वे कह लीजिए फिर इसको। और सर्वे ही मान लीजिए ना कि हमारी कितनी संख्या है। हम जानना चाहते थे 215 भागों में जो वर्गीकृत की गई, एक दो जाति नहीं सभी को लिया गया। और किनकी क्या संख्या है, क्या आरक्षण सबों को मिलना चाहिए? अगर नहीं मिला तो मैं वह जानना चाहता हूँ यही सुप्रीम कोर्ट से, यही न्यायालय व्यवस्था से कि क्या भारत में जो 10% जो EWS आरक्षण दिया गया, क्या यह जायज है? क्यों जायज नहीं है? इसलिए जायज नहीं है कि जब आंकड़ा ही नहीं तो फिर यह क्यों, कहाँ से आ गया भैया? अगर आंकड़ा नहीं, आप अगर कहते हैं कि मेरी आबादी 14% तो फिर 10% आरक्षण क्यों? अगर 14 में 10 तो 86 को क्यों नहीं 80% आरक्षण मिले भाई? क्यों नहीं मिले? 52 से 80 पे चले गए आप। अरे यही तो कर रहे हैं कि जब हमारी 84% में आपको नहीं लगता कि SC ST और OBC अगर 84% तो है पॉपुलेशन, तो फिर मुझे 84% आरक्षण क्यों नहीं? आपको नहीं लगता जो मुख्य तर्क आ रहा है कि जातीय जनगणना से समाज में एक दरार आएगा? कदापि नहीं आएगा। कह रहे हैं कि लोग अब अपनी संख्या को देखेंगे और जहाँ जो बहुल होंगे, जो जान जाएंगे कि मेरी संख्या ज़्यादा है, समाज में एक खाई आएगी, असमानता आएगी। कभी नहीं आएगी, यह होते रहा है और आज भी खाई जहाँ है इस खाई को पाटा गया। यह खाई याद कीजिए 1991 के पहले क्या होता था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं होता था। यह अधिकार किसने दिया? मंडल आयोग की सिफारिश भी तो आई 1991 में मंडल आयोग आया। लालू प्रसाद यादव कब से आए? लालू प्रसाद यादव आए। आज जिस तरह से आपके साथ आप और हम बैठ करके और एक कैमरा के सामने बात कर रहे हैं, यह अधिकार किसने दिया? लालू जी का योगदान तो है, लालू प्रसाद यादव ने दिए। और आज इसको क्या भूलेगा? लोग कहता है कंसेप्टेशन चरवाहा विद्यालय, उस समय चरवाहा विद्यालय शिक्षा का स्तर बहुत कम था। बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला भी पढ़े, सुअर चराने वाला भी पढ़े। यह सेंस, अगर यह सोच किसी का था तो लालू प्रसाद यादव का था। और लालू प्रसाद यादव ने जो किए, जो अधिकार दिए, जो संवैधानिक अधिकार को जो हमें दिए हैं, हम क्या मांग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जो हमारे संविधान में 340, 341, 342 यही चाहिए। 340 की माने 52% आरक्षण चाहिए या फिर जातीय जनगणना। लोग कहते हैं कि आरक्षण तो आपको आज़ादी के बाद से ही मिल रहा है, स्थिति तो सुधरी नहीं। देखिए, फिर जातीय जनगणना से कैसे सुधर जाएगी? अगर स्थिति सुधरी रही, अगर हम 1952 में ही देख लीजिए हम कितने % की स्टेबल पर थे और आज हम कहाँ हैं? स्तर तो कुछ तो जरूर सुधरा है। अगर स्तर नहीं सुधरता तो पहले कौन लोग होगा करते थे मुखिया?
आज आपके बीच वो गणेश राय भी गरीब का बेटा, दूध बेचने वाला का बेटा बैठ करके तो बात कर रहा है? क्या था क्या? 78 के पहले भी उठा के देख लीजिए, कौन लोग थे जनप्रतिनिधि, कौन लोग थे स्थानीय निकाय में, कौन लोग म्युनिसिपल का चेयरमैन हुआ करते थे, चेयरपर्सन हुआ करते थे। आज हमारे लालेगंज में ही अगर डायरेक्ट चुनाव हुआ तो एक पिछड़ा का बेटा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सारा बैठा की रही। तो यह जो जातीय गणना है, जातीय गणना होना चाहिए, इसके आधार पर आरक्षण तय होना चाहिए, इसके आधार पर सुख सुविधाएं जो भी है वह मिलना चाहिए। कोर्ट ने अगर पाबंदी लगाई है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, इन सब राज्यों ने भी जातीय जनगणना कराने की कोशिश की है। सब जगह आंकड़े आए हैं, जहाँ जहाँ सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार आई है, वहाँ आंकड़े के पब्लिश करने पर उसको रोक लगा दिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने जनगणना करवाया, बीजेपी की सरकार आ गई, आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए। 2011 में जनगणना हुई राष्ट्रीय स्तर पर, बीजेपी की सरकार आ गई, जातिगत आंकड़े पब्लिश नहीं हुए। भाजपा की मानसिकता पर क्या कहिएगा इन सब चीज़ों? आप यह सोच सकते हैं कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री, जिनको बीजेपी वाले यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी किस रूप में है? पिछड़ा प्रधानमंत्री। वही करे कि पिछड़ा यशस्वी, और किए क्या? EWS को 10% आरक्षण का लाभ दिए। आपको कहा दिया भैया, ये तो बीजेपी की सोच है भैया। बीजेपी कहाँ से चलता है? पुणे मुख्यालय है उसका, आरएसएस का मुख्यालय है। आरएसएस का मुख्यालय से ही गाइड होता है। बीजेपी का मुख्यालय तो है दिल्ली में है। नहीं, पुणे मुख्यालय से गाइड होता है। यह जो देखते हैं बीजेपी का टोटल आरएसएस के ही संविधान पे चलता है। अगर इनकी बस चले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान है इसको खत्म कर देंगे और आरएसएस का संविधान लागू कर देंगे। ठीक है बीजेपी वाले। इसी जातीय जनगणना और आरक्षण पे आप बात कर रहे, थोड़ा सा खबर को अब डाइवर्ट करेंगे। समाज में आज भी दलित या पिछड़ों की स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर उन पर शोषण होते हैं, आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल। मैं एक पंचायत का मुखिया होने के नाते, समाज का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब हमें जिम्मेवारी मिली है तो हम लोग जब जाते हैं, आज भी मेरे यहाँ दलित और पिछड़ा, क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूँ पिछड़ा समुदाय का, यानी हर मामले में मैं पिछड़ा हूँ। मेरे यहाँ विकास के मामले में भी अगर आप जाइएगा तो मेरे यहाँ बहुत ही नगण्यता थी। आज भी शिक्षा के मामले में बहुत ही नगण्यता, चूँकि हमारी कुल जो आबादी है मेरे पंचायत की, उसका 96% कहिए कि पिछड़ा बहुल है। और आज भी चलिए तो कहीं जाने के लिए सड़क नहीं है, कहीं कोई तरह की सुविधाएं नहीं है। और पूर्व में जो कुछ भी हुआ ही, पर मैं अभी कर रहा हूँ, अभी 1-2 वार्ड में, एक वार्ड 2 नंबर वार्ड है जिसको पहले मैं लिया हूँ, जिसको घर घर को मैं सड़क से जोड़ रहा हूँ। अब लिया हूँ कि इस फिनेंशियल ईयर में 6 वार्डों को घर घर को सोखता दूंगा, क्योंकि पानी बहाने के किसी के पास संसाधन नहीं है, स्वच्छता नहीं है, झोपड़ी नुमा है, शिक्षा का घोर अभाव है। आप तमाम समस्या बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इसका मतलब पिछले के जो मुखिया रहे हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया पिछड़ों के इलाके में। मैं पीछे की बातों को पीछे छोड़ दिया हूं। सफाई से बच जाते हैं आप। मैं पीछे की बातों को पीछे छोड़ दिया हूँ, अब मुझे आगे की ओर करना है। और मैं यह करूँ कि आने वाले दिनों में मेरे जो आने वाले लोग हो उनको लगे कि मेरे आबर में कुछ काम हुआ और मुझे काम करने के लिए आया हो तो मैं अब काम करूँगा। जो जिम्मेवारी दी है वहाँ की महान जनता ने, उसको मैं पूरा करूँगा। लालगंज प्रखंड के आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। पचदमिया पंचायत आप ही के प्रखंड में आता है। बीते दिनों राकेश पासवान दलित नेता की हत्या हुई है, इसको भी आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक दलित नेता की निर्मम हत्या हुई है, और हत्या घर पर होना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम इस चीज़ से मरमराहत हो। चूँकि राकेश पासवान एक दलितों पिछड़ों की आवाज़ थे और उस आवाज़ को आज कुचला गया है। मैं इस पर जो दोषी है उस पर कार्रवाई की मांग करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ कि एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार करे। दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। इस ये लाइन तो है, दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है, ये दुश्मनी का खेल हुआ या फिर जातिगत भेदभाव हुआ या फिर कोई राजनीतिक शिकार? देखिए, यह प्रशासनिक जांच का विषय है। मैं इस जांच के विषय में, चूंकि एक स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं किसी भी प्रकार की कमेंट नहीं चाह रहा हूँ। मैं जांच को, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूँ, और जांच हो और उस परिवार को न्याय मिले और हत्यारा को फांसी मिले। अभी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आंदोलन भटक रहा है, उनके लिए इंसाफ मांगने का जो आंदोलन है? उनके लिए इंसाफ की मांग तो होनी चाहिए और इंसाफ मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हत्यारा हो, हत्यारा होता नहीं, जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन नहीं है। आंदोलन, देखिए, यह आंदोलन नहीं है, इस पर लोग स्वतः आंदोलित है।
क्योंकि एक लोगों की घर में यदि आप सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहिएगा? दिशा ठीक है उनकी? नहीं, आंदोलन देखिए, आंदोलन हम बोल रहे हैं ना कि आंदोलन नहीं है, आंदोलित लोग हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए जागरूकता चाहिए, क्योंकि उसे न्याय चाहिए। इंसाफ के लिए जो तरह तरह की आवाजें उठ रही हैं, आपको इसमें सामंजस्य नजर आ रहा है कि भटका हुआ? कुछ ऐसे जगह है जहां प्रशासनिक जांच का जगह है, उस पर हम अपने स्तर से कुछ भी कहना अभी जायज नहीं है। अगर इसमें प्रशासनिक लगेगी कि हमारी जांच ही हो रही है तो उस जगह पर भी हम लोग की आवाज़ उठाने की जरूरत होगा, तब आवाज़ उठाएंगे। थाना अध्यक्ष अरविंदर कुमार को बर्खास्त कर दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यह तो प्रशासनिक विषय है, प्रशासनिक विषय है, और पुलिस कप्तान उच्च अधिकारी बैठे हैं। आपको संलिप्तता कहीं नजर आती है? कहीं ना देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कार्य में जो कह रहे हैं ना कि प्रशासनिक कामों में हम लोग को अभी दखलअंदाजी देने की जरूरत नहीं है, अभी राकेश पासवान को न्याय मिले इसकी मांग करने की जरूरत है, और उसमें इतना जरूर हो कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। दलित नेता के तौर पर राकेश पासवान की हत्या हो गई है, अब आपको क्या लगता है आने वाले समय में लालगंज को एक दलित नेता के तौर पर फिर से कोई ऐसा स्तंभ खड़ा करने में समय लंबा लगेगा, या फिर कोई नेता आपको विकल्प के तौर पर दिख रहा है? जो राकेश पासवान में दम थी, जो राकेश पासवान की आवाज़ थी, वह आवाज़ किसी न किसी रूप में फिर आएगा, और कोई फिर दूसरा राकेश पासवान, एक गए हैं सैकड़ों राकेश पासवान खड़ा होगा और उस आवाज़ को बुलंद करेगा। क्योंकि यह आवाज़ जब दबने वाला नहीं है, 1991 के बाद ये आवाज़ बढ़ा है, ये दबने वाली आवाज़ नहीं है। अगर कोई चाहे कि एक राकेश पासवान की हत्या करके आवाज़ को दबा देंगे, यह दबेगा नहीं। सैकड़ों राकेश पासवान इस धरती पर आएगा और आवाज़ को बुलंद करेगा और अपने अधिकार को लेगा। चलिए, वापस जातीय जनगणना पर आखिरी 2 सवाल और हैं। नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार में है, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में है। कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना वो भी मन से कराना नहीं चाहते थे, यही कारण है कि हाईकोर्ट में उन्होंने मजबूत तर्क नहीं रखे, जिस कारण हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। आप जितने मजबूती से यहाँ कह रहे हैं, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार यहाँ चूक गए? नहीं, जातीय जनगणना पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री तत्पर है और कराएंगे। अगर कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने अगर रोक लगाई है तो माननीय उच्च न्यायालय को भी उसके आगे हम लोग अपील करेंगे, अपील सरकार करेगी, और सरकार जातीय आधारित, जो जाति आधारित गणना है, इसके लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और कराएगी। जाति निजता का विषय बनता जा रहा है, कोर्ट ने भी यही कहा है कि निजता का विषय, प्राइवेसी का जो एक्ट हमारे पास अधिकार है, जाति पूछना किसी का प्राइवेसी का अधिकार है। सवाल में हम अपना एक जवाब भी जोड़ देते हैं कि क्या धर्म भी तो फिर निजता का विषय आता है? लोग तो धर्म पूछते हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए कि जाति और निजता तो धर्म, क्या जिस दिन दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्या वो हिंदू नहीं थे? कुआं का पानी नहीं पीने दिया जाता था, क्या वह हिंदू नहीं थे? आज क्या बीजेपी के वोट करने के लिए मैं हिंदू हूं? केवल हिंदू मैं वोट के लिए हूं कि अधिकार के लिए भी हूं? आपके सामने है ना, EWS और आय सेवा कितना 8 लाख, और आयकर कितना 5 लाख। तो फिर आप आय सेवा और आयकर दोनों में देखिए, कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी की मानसिकता स्वर्ण पोषित है, मान सकते एकदम बिल्कुल है। ब्राह्मणवादी विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा है। पीछे प्रधानमंत्री तो पिछड़े समुदाय से आते हैं, गृह मंत्री पिछड़े समुदाय से आते हैं। बिल्कुल मनुवादी विचारधारा के है, एकदम मनुवादी विचारधारा है। बीजेपी मनुवादी विचारधारा का द्योतक है, सूचक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या लग रहा है, जनगणना आगे होगा कि रुक जाएगा, खत्म? बिल्कुल होगी। कहना कि हमारा बिहार सरकार, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री या प्रतिबद्ध और कटिबद्ध बने, उनको जो कहिए वो अपने आप को यह मान्य है कि कराएंगे। न्यायिक प्रक्रिया में आपको लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जी बिल्कुल, माननीय न्यायालय को अपनी जवाब से संतुष्ट किया जाएगा और न्यायालय से ही आदेश होगा। चलिए ठीक है। ये थे हमारे साथ लालगंज प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष गणेश राय जी, साथ ही बसंता जहानाबाद के मुखिया भी है, और इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है राकेश पासवान की हत्या पर, जातीय जनगणना पर और बिहार सरकार का जातीय जनगणना पर स्टैंड पर। फिलहाल आप जुड़े थे प्रकाशवाणी के साथ, मैं प्रकाश चंद्रा। अगर आपका इस मुद्दे पर कुछ कहना हो तो मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।